मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 4 में स्वतंत्रता और समानता में हमने पिछले क्लास में स्वतंत्रता के अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। स्वतंत्रता को सकारात्मक अर्थ के रूप में, नकारात्मक अर्थ के रूप में किस तरह से विद्वानों ने परिभाषित किया, इसके बारे में आप लोगों ने जाना था। आज हम जानेंगे स्वतंत्रता के विविध रूप एवं प्रकार। विविध रूप अथवा प्रकार। स्वतंत्रता के विविध रूप या अथवा प्रकार। राजनीतिक विश्लेषकों ने स्वतंत्रता को कुछ विविध रूपों में विभाजित किया है, कुछ प्रमुख प्रकारों में विभाजित किया है, जिन्हें हम जानेंगे। जैसे पहली स्वतंत्रता है प्राकृतिक स्वतंत्रता। विद्यार्थियों, प्राकृतिक स्वतंत्रता से तात्पर्य एक ऐसी स्वतंत्रता से है जो किसी संस्था या राज्य द्वारा निर्धारित स्वतंत्रता नहीं, बल्कि ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता है। प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान रूप से स्वतंत्रता प्रदान की है, जन्मजात स्वतंत्रता है ये। तो ये किसी संस्था या राज्य द्वारा निर्देशित स्वतंत्रता नहीं है। तो प्राकृतिक स्वतंत्रता ये एक प्रकृति प्रदत्त स्वतंत्रता है, जिसके बारे में रूसो ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा। रूसो ने कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, स्वतंत्र पैदा होता है या स्वतंत्र जन्म लेता है, लेकिन उसके बाद सर्वत्र बंधनों में जकड़ा रहता है। लेकिन उसके बाद सर्वत्र बंधनों में जकड़ा रहता है। कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है अर्थात स्वतंत्र जन्म लेता है, लेकिन बाद में उसके सर्वत्र बंधन लगने शुरू हो जाते हैं सभी जगह पर। जैसे परिवार के नियमों के बंधन, समाज के नियमों के बंधन, राज्य के नियमों के बंधन। तो मनुष्य जब जन्म लेता है तब स्वतंत्र होता है, लेकिन बाद में उस पर तरह तरह के बंधन आरोपित होते चले जाते हैं, तरह तरह के बंधन लग जाते हैं और वो सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ महसूस करता है। ऐसी रूसो की मान्यता थी। प्राकृतिक स्वतंत्रता राज्य के उदय से पहले की स्वतंत्रता है, कि जैसे राज्य का उदय भी नहीं हुआ था, उससे पूर्व प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान रूप से स्वतंत्रता प्रदान कर रखी थी। प्राकृतिक तौर पर सभी व्यक्ति स्वतंत्र आचरण व्यवहार करते थे, लेकिन राज्य का उदय होने के पश्चात हालांकि कुछ बंधन लगना शुरू हुए, लेकिन फिर भी यदि प्राकृतिक तौर पर हम यदि मूल्यांकन करें तो प्राकृतिक स्वतंत्रता सभी मनुष्यों को प्राप्त है। ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता है और प्राकृतिक स्वतंत्रता को कोई राज्य या संस्था नहीं छीन सकते। इसलिए ये भी एक स्वतंत्रता का महत्वपूर्ण रूप है। दूसरा रूप राजनीतिक विश्लेषकों ने माना व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से तात्पर्य ऐसी स्वतंत्रता से है
जिसमें व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का विकास करने की पूर्ण रूप से आजादी हो, वह अनावश्यक तौर पर किसी प्रकार के बंधनों में जकड़ा हुआ महसूस न करे, जिससे वो अपने व्यक्तित्व को विकसित कर सके। प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने की आजादी हो, धर्म उपासना की आजादी हो, स्वतंत्र रूप से खान पान रहन सहन पहनावे की आजादी हो, स्वतंत्रता हो, मतलब अपनी पर्सनल लाइफ जीने की पूरी फ्रीडम हो, पूरी स्वतंत्रता हो, अपना व्यक्तिगत जीवन जीने की पूरी स्वतंत्रता हो, जिससे कि वो अपना स्वतंत्र रूप में जीवन जी सके, तो और उससे उसका व्यक्तित्व का विकास हो सके। तो ऐसी स्वतंत्रता को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की श्रेणी में शामिल किया गया है। विद्यार्थियों, जैसे भारत जैसे विशाल देश में अनेक राज्य हैं और वहां का खान पान रहन सहन पहनावा सब भिन्न भिन्न है, लेकिन सभी को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्राप्त है। अपने अपने क्षेत्र के अनुसार अपने जीवन शैली को वो जी सकते हैं। तो इस प्रकार से ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता सभी नागरिकों को प्रदान की गई है। तो राजनीतिक विश्लेषकों ने स्वतंत्रता का ये दूसरा प्रकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता के तौर पर बतलाया। तीसरा स्वतंत्रता का रूप उन्होंने बताया राजनीतिक स्वतंत्रता। प्रिय विद्यार्थियों, राजनीतिक स्वतंत्रता से तात्पर्य ऐसी स्वतंत्रता से है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक रूप में स्वतंत्रता प्राप्त हो बिना किसी भेदभाव के। जैसे स्वतंत्र तौर पर वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो, जो नागरिक वयस्क हो जाते हैं, जो वयस्कता की न्यूनतम आयु जो तय है, उस मानदंड को यदि पूरा करते हैं तो उन्हें पूर्ण रूप में वोट डालने का अधिकार मिल जाता है, जो उनकी एक राजनीतिक स्वतंत्रता है। जैसे भारत में 18 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक नागरिक अपने वोट डालने के अधिकार का उपयोग कर सकते हैं, तो ये उनकी राजनीतिक स्वतंत्रता है। तो वोट डालने के अधिकार की स्वतंत्रता प्राप्त होना, साथ ही साथ किसी भी राजनीतिक पद हेतु चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता, किसी प्रकार से प्रार्थना पत्र या शिकायत पत्र वो देने की स्वतंत्रता राजनीतिक प्रतिनिधियों को। तो ये राजनीतिक स्वतंत्रता भी सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के प्रदान की गई है। तो इसमें सर्वप्रमुख वोट डालने का अधिकार आ जाता है, वोट डालने का अधिकार। इसके अलावा चुनाव लड़ने का अधिकार, और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की स्वतंत्रता इसमें शामिल है। राजनीतिक तौर पर नेता जो है वो राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं जनता को, लेकिन जनता उन्हें चुनती है, वो जनता के लिए शासन करते हैं। लोकतांत्रिक देशों में ऐसा होता है। तो लोकतांत्रिक देशों की नींव है एक तरह से राजनीतिक स्वतंत्रता। तो इसलिए राजनीतिक स्वतंत्रता जो है एक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता का रूप है, और राजनीतिक स्वतंत्रता के बिना अन्य अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। मतलब ये एक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता का अधिकार है जो नागरिकों को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये 3 रूप, प्राकृतिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता,
इसके बारे में आप लोगों ने जाना। अब नेक्स्ट है नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता से आशय ऐसी स्वतंत्रता से है जिस राज्य अथवा देश में जो लोग रहते हैं या नागरिक रहते हैं उन्हें पूर्ण रूप में वहां की नागरिकता प्राप्त होना, वहां की सदस्यता प्राप्त होना, वो उनकी नागरिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। तो इसलिए नागरिक स्वतंत्रता भी प्राप्त होना आवश्यक है, अनिवार्य है। और नागरिक स्वतंत्रता के बगैर व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकते। नागरिकों के लिए जो अधिकार होते हैं उनको जब समाज स्वीकार कर लेता है, राज्य मान्यता प्रदान कर लेता है, तो वो उनके नागरिक अधिकार बन जाते हैं। जैसे कि गैटिल ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि व्यक्ति के जो अधिकार अथवा विशेषाधिकार हैं उन्हें राज्य ही उत्पन्न करता है और राज्य ही उनको संरक्षण प्रदान करता है। तो एक तरह से वो नागरिक स्वतंत्रता की श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार से नागरिक स्वतंत्रता में एक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है जहां नागरिकों को पूर्ण रूप में बिना किसी भेदभाव के स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। उनके साथ में धर्म, भाषा, जाति, लिंग, रंग, रूप इत्यादि किसी भी आधार पर उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। तो वो नागरिक स्वतंत्रता की श्रेणी में आता है। फिर है आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता से तात्पर्य ऐसी स्वतंत्रता से है जिसमें समाज में सभी नागरिकों को समान रूप से बिना किसी भेदभाव के आर्थिक उन्नति के स्वतंत्रता प्राप्त हो, उनको आर्थिक अवसर मिले और राज्य अथवा सरकार का भी ये दायित्व बनता है कि वो नागरिकों के साथ आर्थिक तौर पर उन्हें स्वतंत्रता प्रदान करें। नागरिकों को जो है आर्थिक स्वतंत्रता हेतु उन्हें आजीविका के लिए विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। तो ये सरकार का दायित्व बनता है, राज्य का दायित्व बनता है, जिससे नागरिकों को आर्थिक रूप में आजादी मिले। यदि नागरिकों को आर्थिक रूप में आजादी नहीं होगी, समाज में आर्थिक विषमता उत्पन्न होगी, तो समाज में अराजकता का वातावरण उपस्थित हो सकता है, जिससे सामाजिक अपराधों को शय मिलते हैं, अनेक प्रकार के अपराध विकसित होते हैं। तो आर्थिक विषमता का निराकरण, गरीबी का निराकरण ये तभी संभव हो पाएगा जब नागरिकों को पूर्ण रूप से आर्थिक आजादी प्राप्त हो, आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त हो, जो स्वतंत्र रूप से आजीविका अर्जित कर सके। इसके लिए उन्हें अपनी सीमित मर्यादाओं में रहते हुए आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त हो कि अवैध तरीके से आजीविका अर्जित नहीं करें बल्कि वैध तरीकों से आजीविका अर्जित करें। तो आर्थिक स्वतंत्रता की श्रेणी में आता है। और जो व्यक्ति समाज में आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं तो वो उन्हें फिर आर्थिक सुरक्षा मिलती है, उन्हें एक सुरक्षित जीवन जीने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई महसूस नहीं होती। तो इसलिए आर्थिक सुरक्षा का वातावरण उत्पन्न हो, इसके लिए राज्य द्वारा प्रयास किए जाने चाहिए, जिससे कि सभी नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा मिले, उनका किसी भी रूप में आर्थिक शोषण न हो। तो इस प्रकार से आर्थिक स्वतंत्रता जो है ये
इसी प्रकार की स्वतंत्रता है जिसमें लोग अपने स्वतंत्र रूप से अधिकार अर्जित कर सकते हैं। उनके साथ में जो है किसी प्रकार का राज्य द्वारा भेदभावपूर्ण व्यवहार न हो, आर्थिक विषमता समाज में न पनपे, जिससे आर्थिक सुरक्षा सभी नागरिकों को प्राप्त हो। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता से आशय ऐसी स्वतंत्रता से है जिसमें सभी व्यक्तियों को अपने अपने धर्म के अनुसार आचरण व्यवहार करने की पूर्ण आजादी हो, पूर्ण स्वतंत्रता हो। सभी धर्म अपनी अपनी जगह पर श्रेष्ठ हैं। किसी भी धर्म को किसी अन्य धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए। तो सभी धर्म के लोगों को समाज में स्वतंत्र रूप में धार्मिक आचरण व्यवहार की आजादी हो और जिससे कि धार्मिक निरपेक्ष भाव उत्पन्न हो, उनमें धार्मिक तौर पर किसी प्रकार से असमानता का भाव उत्पन्न न हो। और समाज में यदि धार्मिक स्वतंत्रता को बल मिलता है तो वहां धार्मिक रूप में अलगाववाद जो है वो नहीं पनप सकता। तो इसलिए धार्मिक स्वतंत्रता भी आवश्यक है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जहां पर सभी धर्मों के अनुयायी निवास करते हैं और यहाँ पर सभी को धार्मिक रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई है। राज्य अथवा कानून द्वारा भी सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण प्राप्त है। तो इसलिए धार्मिक स्वतंत्रता भी स्वतंत्रता का एक प्रकार माना गया है। नेक्स्ट है नैतिक स्वतंत्रता। नैतिक स्वतंत्रता से तात्पर्य ऐसी स्वतंत्रता से है जिसमें सभी नागरिकों को नैतिक आचरण व्यवहार करने की आजादी हो, स्वतंत्रता प्राप्त हो और जो नैतिक मूल्य हैं उनको सभी लोग समाज में अपनाएं, जिससे एक सभ्य समाज का निर्माण हो, नैतिकता का विकास हो। जहां नैतिक मूल्यों की स्थापना होगी समाज में, वहां पर समाज में अपराध विकसित नहीं होंगे और व्यक्ति जो है स्वतंत्र रूप में विकास कर पाने में समर्थ हो सकेगा। तो इसलिए नैतिक स्वतंत्रता भी आवश्यक है। राजनीतिक विद्वानों ने जो है नैतिक स्वतंत्रता को भी स्वतंत्रता का एक प्रकार बताया। नैतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत जो है मुख्य तौर पर जिन नैतिक मूल्यों का अनुसरण किया जाता है, जिनमें सत्य, अहिंसा, परोपकारिता, न्याय, सहयोग, इस प्रकार की जो है नैतिक सद्गुणों को अपनाया जाता है। तो इसके लिए सभी नागरिक स्वतंत्र हैं नैतिक आचरण व्यवहार करने के लिए। लेकिन ऐसा भी न हो कि लोग अनुचित अनैतिक व्यवहार करने लगे। जैसे समाज में जब कुछ लोग काम, क्रोध, मद, लोभ के वशीभूत होकर के आचरण व्यवहार करते हैं, तो इससे फिर अनैतिकता विकसित होती है। तो नैतिकता आवश्यक है। नैतिक स्वतंत्रता के लिए जरूरी है कि इस प्रकार की काम, क्रोध, मद, लोभ जैसे दुर्गुण या दुर्व्यवहार समाज में नहीं पनपने चाहिए।
तभी जो है समाज में विकास संभव हो सकता है। तो इस प्रकार से नैतिक स्वतंत्रता स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण आधार है। फिर नेक्स्ट है आठवां प्रकार स्वतंत्रता का सामाजिक स्वतंत्रता। सामाजिक स्वतंत्रता। सामाजिक स्वतंत्रता ऐसी स्वतंत्रता को कहा जाता है जहां समाज में लोगों के साथ में स्वतंत्रता का आचरण व्यवहार हो, समाज में सभी को बिना किसी भेदभाव के जीवन जीने का हक हो, आजादी हो, जैसे जाति, धर्म, क्षेत्र, लिंग, रंग रूप इत्यादि किसी भी रूप में भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं, तो वो सामाजिक स्वतंत्रता की श्रेणी में आता है, उसे सामाजिक स्वतंत्रता कहा जाता है। सामाजिक सहयोग एवं सद्भाव विकसित हो। सामाजिक सहयोग व सद्भाव विकसित हो। तो सामाजिक सहयोग व सद्भाव तभी विकसित हो सकता है जब नागरिकों को सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त हो, समाज में सभी को समान रूप से जीवन जीने की आजादी हो, उनके साथ में किसी भी प्रकार का भेदभावपूर्ण व्यवहार न हो। तो इसलिए सामाजिक स्वतंत्रता भी स्वतंत्रता का एक प्रकार माना गया है, क्योंकि सामाजिक सहयोग व सद्भाव से ही व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास कर पाने में समर्थ हो सकता है। तो राजनीतिक विश्लेषकों ने स्वतंत्रता का आठवां प्रकार जो है एक सामाजिक स्वतंत्रता के तौर पर बतलाया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वतंत्रता। राष्ट्रीय स्वतंत्रता भी स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण प्रकार है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता ऐसी स्वतंत्रता को कहा जाता है जब कोई देश किसी अन्य देश के अधीन न हो, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो और उसकी संप्रभुता पूर्ण रूप से सुरक्षित हो, उस पर किसी विदेशी शक्ति का अधिकार न हो, किसी दूसरे देश का अधिकार न हो। जब राष्ट्र पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है तो वो राष्ट्र अपने नागरिकों को राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रदान करता है, उस देश को भी राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त रहती है। तो इसलिए नागरिकों को राष्ट्रीय स्वतंत्रता की आवश्यकता है। जो देश औपनिवेशिक साम्राज्य के अधीन रहे, ऐतिहासिक तौर पर यदि हम देखें तो पता चलता है कि बहुत से देशों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष किया। उन पर पहले औपनिवेशिक साम्राज्य कायम रहा, वे औपनिवेशिक साम्राज्य के अधीन रहे, तब उन्हें राष्ट्रीय स्वतंत्रता हासिल नहीं थी। लेकिन राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त हो जाने के बाद उन देशों ने विकास किया, उन देशों के नागरिकों ने विकास किया। तो इसलिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता भी महत्वपूर्ण है और ये भी स्वतंत्रता का एक प्रकार बतलाया गया है। तो विद्यार्थियों, 9वां प्रकार आप लोगों ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता के रूप में जाना, जो राजनीतिक चिंतकों ने बताया। नेक्स्ट है संवैधानिक स्वतंत्रता।
संवैधानिक स्वतंत्रता। संवैधानिक स्वतंत्रता से तात्पर्य ऐसी स्वतंत्रता से है जिसमें संविधान द्वारा सभी नागरिकों बिना किसी भेदभाव के जाति, धर्म, क्षेत्र, लिंग, रंग, रूप इत्यादि किसी भी आधार पर भेदभाव न किया जाए और सभी नागरिकों को समान रूप से संवैधानिक स्वतंत्रता की प्राप्ति हो। संविधान सभी को समान रूप से आजादी प्रदान करे, समान रूप से उनको संरक्षण प्रदान करे, तभी व्यक्ति अपना विकास कर सकते हैं। तो संवैधानिक स्वतंत्रता भी आवश्यक है। इसके जरिए नागरिकों को उनके अधिकारों को संरक्षण प्राप्त होता है। संवैधानिक स्वतंत्रता प्राप्त हो जाने के पश्चात उनके अधिकार संरक्षित रहते हैं। फिर राज्य अथवा सरकार भी उन नागरिकों के अधिकारों के साथ में खिलवाड़ नहीं कर सकते, उनका अतिक्रमण नहीं कर सकते। जैसे कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 जो है सभी नागरिकों को समान रूप से संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये प्रदान करता है। इसके जरिए नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षा मिलती है, सुरक्षा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आप लोगों ने स्वतंत्रता के इन 10 प्रकारों के बारे में जाना, जिसमें आप लोगों ने पहला प्राकृतिक स्वतंत्रता के बारे में जाना, जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता है। दूसरा व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जिसमें व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का विकास करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है, उसमें किसी प्रकार से कोई उनके व्यक्तिगत जीवन शैली को प्रभावित नहीं कर सकता। तीसरी स्वतंत्रता राजनीतिक स्वतंत्रता, जिसमें राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं बिना किसी भेदभाव के। चौथी स्वतंत्रता के तौर पर आप लोगों ने नागरिक स्वतंत्रता के बारे में जाना। और पांचवा आर्थिक स्वतंत्रता, जिसमें आर्थिक रूप में सभी को समान अवसर प्राप्त हो, आर्थिक आजादी मिले, जिससे वे विकास कर सके। छठा प्रकार आप लोगों ने धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में, जिसमें सभी धर्मों को समान आचरण व्यवहार करने की स्वतंत्रता प्राप्त हो। सातवां जो स्वतंत्रता का प्रकार वो हमने बताया नैतिक स्वतंत्रता, जिसमें नैतिक मूल्यों को अपनाने की सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्राप्त हो। अनैतिक व्यवहार समाज में न करें, काम, क्रोध, मद, लोभ के वशीभूत होकर के व्यवहार न करें, तभी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को विकसित कर सकता है, समाज और राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकता है। पांचवा प्रकार आप लोगों ने जाना सामाजिक स्वतंत्रता के तौर पर, जिसमें समाज में जाति, धर्म, क्षेत्र, लिंग, रंग, रूप किसी भी आधार पर भेदभाव न पनपे, सामाजिक सहयोग एवं समरसता का वातावरण उत्पन्न हो। नौवां प्रकार आप लोगों ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता के रूप में जाना, जिसमें सभी नागरिकों को राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त हो और नागरिकों के साथ में भेदभावपूर्ण बर्ताव नहीं हो। राष्ट्र को स्वतंत्रता तभी प्राप्त होती है जब वो किसी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं हो, उनकी संप्रभुता सुरक्षित हो। फिर है 10वीं स्वतंत्रता संवैधानिक स्वतंत्रता, जिसमें सभी नागरिकों को संविधान समान रूप से संरक्षण प्रदान करे और जिसमें नागरिक जो है सुरक्षा महसूस करे। जो अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमारा संविधान प्रदान करता है। तो इस प्रकार से राजनीतिक विश्लेषकों ने स्वतंत्रता के ये 10 प्रकार बताए। तो विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में आप लोगों ने स्वतंत्रता के विविध प्रकारों के बारे में जाना। आप लोगों को ये प्रकार समझ में आए होंगे, इन्हें स्टडी कीजिएगा और पॉइंट्स जो है वो भी याद रखिएगा।